आप जनता जनार्दन को धोखा देकर के बड़े नेता कभी नहीं बन सकते हो। पिछले 6 महीने में 100 करोड़ रुपया दिया उन्होंने मुमरा के लिए, सिर्फ मुमरा कौसा के लिए 100 करोड़ रुपया। आज की तारीख में मुमरा कौसा में सबसे बड़ी टीम मेरे पास है, तकरीबन मेरे पास 44 टीम है। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 1 फरवरी 2023 को हम अपना एक प्रोग्राम जो आपके शहर आपके तरक्याती मंसूबे, आज इसके दूसरे सीज़न का पहला एपिसोड हम समाज सेवक राजू अंसारी के साथ में कर रहे हैं। हम बात करेंगे राजू अंसारी से कि मुमरा शहर में उन्होंने अपने वार्ड में डेवलपमेंट के लिए अब तक क्या किया है और जो कुछ काम बाकी रह गए हैं उसके लिए क्या इनका प्लान है। साथ में और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए ब्लैक बाम्बू मीडिया पे। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। राजू भाई, एक सीधा सवाल आपसे कि अब तक का जो सेशन रहा है आपका, इसमें अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया है? तफसीर में अगर मैं बताऊं आपको तो जब से मेरे वालिद साहब यहाँ पर नगर सेवक रहे, 2 टर्म मेरे वालिद साहब नगर सेवक रहे, 1 टर्म मेरी वालदा नगर सेवक रही और अभी 2 टर्म जो है मेरे भाई की वाइफ है वो नगर सेविका है। मगर सबका प्रतिनिधित्व मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि थाने महानगर पालिका जब से कायम हुई है 1986 में जब पहला इलेक्शन हुआ तब से मैं महानगर पालिका में हूँ। मेरे बॉस, मेरे पॉलिटिकल गुरु नईम खान साहब जो थे, जो पहली मरतबा 1986 का इलेक्शन लड़े, तब से मैं महानगर पालिका में मेरा जाना आना रहा। मेरे साथ में उनका सारा बोर्ड में देखा करता था, उनके साथ में सारे उनके फाइल्स का काम मैं किया करता था। तो तब से मैं महानगर पालिका से जुड़ा हुआ हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा। और इसी वजह से मैंने सारे मेरे घर के जो भी नगर सेवक रहे, मेरे घर में 3 लोग नगर सेवक रहे, तीनों लोगों के नगर सेवक के कार्यकाल के अंदर जो भी काम करने होते थे उस काम को किस तरीके से प्लान करना, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना, ये काम मेरे जिम्मेदारी पर रहा करता था, हमेशा मेरी कंधों पर रहता था। मैं आपको बता दूं कि 2002 में पहली मरतबा रास्ता रुंदीकरण करने के वक्त में हमारा जो रशीद कमांड का जो रास्ता था वो सिर्फ 12 फीट चौड़ा था, 4 मीटर चौड़ा था। उसे हमने 7 मीटर तक किया। उसको रास्ता तोड़ने में और रास्ते को चौड़ा करने में कई लोगों के दुकानों के आगे के ओटे हैं या कुछ दुकानें थी छोटी मोटी, या कुछ किसी की ऑफिस थी, जैसे नूरानी बिल्डर का ऑफिस था, वो हमें तोड़ना पड़ा। थोड़े से लोग हमसे नाराज़ भी हुए, पर हमने वो करके दिखाया। उसके बाद में पूरे मुमरा कौसा में सबसे पहला अल्ट्रा थिन वाइड टॉपिंग, जिसे मुमरा कौसा में शॉर्ट फॉर्म में लोग UTWD के नाम से रोड जानते हैं, इसे लाने का श्रेय मुझे हासिल हुआ। मुमरा कौसा का सबसे पहला रास्ता 2007 में मेरे ख्याल से मैंने इसका टेंडर कॉल किया, 2008 में मैंने रास्ता चालू किया। पेट्रोल पंप से लेकर के देवरीपाड़ा तक का रोड, ये तकरीबन 1730 मीटर का रोड था। इसे हमने UTWD किया, कंक्रीट नहीं बोलूँगा मैं, UTWD के अंदर हमने उस रोड को किया। उसके बाद में आपको मैं एक बात बता दूँ, पूरा हमारा जो बाईपास रोड है, इस बाईपास रोड के ऊपर 3 जगह पर लोगों के नीचे से आने जाने का रास्ता है। एक रशीद कंपाउंड में है जो देवरीपाड़ा को जाता है, एक सैनिक नगर में है जो पीछे अनवर कंपाउंड की तरफ जाता है, और तीसरा जो है वो खड़ी मशीन रोड का है जो इस तरफ खड़ी मशीन रोड है से लेकर के उसकी तरफ जाता है। ये 3 रोड में से आप 2 रोड को देख लीजिए, वो मुश्किल से 3-3 मीटर के हैं, मगर मेरा रशीद कंपाउंड का जो सबवे है वो 10 मीटर का है। ये कैसे हो गया? इसके लिए मुझे लॉकअप में बैठना पड़ा। इसके लिए मुझे रिकिम बैरट और राजू बैरट, जो 2 पार्टनर थे, जो 2 बाप बेटे थे, एटलांटा के मालिक थे, उनके साथ मुझे लड़ना पड़ा। उन्होंने मेरे ऊपर केस किया। केस करने के बाद में पुलिस ने मुझे उठाई, पुलिस ने उठा करके मुझे लेके गई। फिर मैंने दादूस से कांटेक्ट किया, दादूस ने इसमें मध्यस्थता की और उन्होंने कहा, दादूस ने कहा मुझे कि राजू आपका मसला क्या है मुझे बताओ। मैं बोला ये मसला है कि मेरा जो देवरीपाड़ा का रास्ता है वो, क्योंकि देवरीपाड़ा बहुत बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अब आप 3 मीटर का रास्ता वहाँ रखोगे, ना अंदर ट्रक जा पाएगी, ना टेम्पो जा पाएगी, छोटी सी गाड़ी या रिक्शा जा पाएगी, कार वगैरह रिक्शा, तो इतने बड़े इलाके के लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगी। उस टाइम पे ना कोई दूसरा रोड नहीं था देवरीपाड़ा को जाने के लिए, तो हमने उसको 10 मीटर करवा करके लिया। मुमरा कस्बा में सबसे पहला हाई मास्ट लगाने का काम, 16 मीटर हाई मास्ट लगाने का काम मैंने कौसा पेट्रोल पंप के तालाब के नाके के ऊपर लगाया। सबसे पहला मुस्लिम नाम का चौक मुमरा कौसा के अंदर मेरे दादा हाजी हशमत अली अंसारी चौक के नाम से वहाँ पर लगाया गया। उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला नाला जब 2004-05 में जब बाढ़ आई थी, 26 जुलाई का डेल्यूक जब आया था, उस वक्त में मैंने, उस वक्त के जो कमिश्नर थे वहाँ उस टाइम पे संजय सेठी साहब थे, उनको मैंने वहाँ पर दौरा करवाया, दिखाया कि कितना फोर्स से, कितनी वेलोसिटी से पानी यहाँ पर बाढ़ का पानी इस शहर के अंदर घुस रहा है। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। मतलब साहब मुझे एक यहाँ पर नाला बनाने की ज़रूरत है। उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी INDP, इंटीग्रेटेड नल्ला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वो इंटीग्रेटेड नल्ला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मातहत हमने उसका पैसा मंगवाया, तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपये आया। और मैंने उस नाले को समाधान चाल से लेकर के, जो हमारा देवरीपाड़ा का स्टार्टिंग पॉइंट है,
वहाँ से लेकर के मैंने ग्लोबल पे जो डोमिनोज पिज़्ज़ा वहाँ के नाले तक वहाँ तक के मैं उस नाले को बनवाया। 3 मीटर का नाला है, उसके अंदर बाकायदा एक ट्रक चल सकती है अंदर, इतना चौड़ा मैंने नाला ये 2004 में बनवाया। ऐसे कई बड़े छोटे मोटे बड़े काम हैं, मैंने हर काम को अंजाम देने की कोशिश की। जो पहली स्कीम मुमरा कौसा के लिए आई वो थाना महानगर पालिका लिया, उसको मैं सबसे पहले रशीद कंपाउंड में लाने की कोशिश किया। आपको एक बहुत बड़े गर्व से मैं एक बात बोलता हूँ, मैं हमारा जो समाज विकास विभाग है, हमारा जो विकलांग विभाग है, जो हमारा हैंडीकैप विभाग है, उसके मातहत थाने महानगर पालिका कुछ पैसा बांटती है गरीबों को। जो 40% अबाव के जो हैंडीकैप होते हैं उनको पैसा मिलता है 24,000 रुपया। जिस घर में लड़की पैदा होती है, हाँ, हर साल मिलता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ और माँ ऐसी होती है जिनको लड़की पैदा होती है या बच्चा पैदा होता है, उनको पैसा मिलता है। जो कैंसर पेशेंट है उनको 50,000 रुपये मिलता है। जो थायराइड पेशेंट है उनको 50,000 रुपये मिलता है। जो डायलिसिस पेशेंट है उनको 50,000 रुपये मिलता है। जो बोर्ड एग्जाम में बच्चे पास होते हैं उनका परसेंटेज के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। जो बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पैसा मिलता है। ऐसी बहुत सारी स्कीमें, तकरीबन 32 से 33 स्कीमें हैं ये। इन स्कीम के मातहत हर साल मैंने 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया मेरे रशीद कंपाउंड के लोगों के अंदर बांटा ये साल के अंदर। लोगों को बताया आपने कि ये पैसा इस तरह से आ रहा है पब्लिक में, गवर्नमेंट की तरफ से? हम किसी को बताते नहीं, हम क्या करते हैं, जो इसका लाभार्थी है। हमने कोई कैंप नहीं देखा, ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे कैंप लगाने की, क्योंकि आपको एक बता दूं 25 साल से हम इस महानगर पालिका में रशीद कंपाउंड के लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हमें हर घर के बारे में मालूम है, किस घर में अपाहिज रहता है, किस घर में कैंसर पेशेंट रहता है, किस घर में थायराइड पेशेंट रहता है, किस घर में डायलिसिस पेशेंट रहता है, किस घर में बच्ची बोर्ड एग्जाम्स कर रही है, किस घर के अंदर घर में बच्चा पैदा हुआ है। क्योंकि हमारे इतने अच्छे उनके साथ इमोशनल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो हमें हर एक के बारे में मालूम है। और मेरा परिवार मैं पूरे सह परिवार यहाँ रहता हूँ। मेरे तकरीबन 49 भाई यहाँ पर रहते हैं रशीद कंपाउंड में। मेरे सगे जो भाई हैं वो 49 भाई हैं, कज़िन ब्रदर्स मिला करके ये 49 भाई रशीद कंपाउंड में ही रहते हैं। मेरी बहनों के, मेरी बेटियों के दामाद जो हैं यहाँ पर यहीं पर रहते हैं रशीद कंपाउंड के अंदर, तो उनसे मेरा रास्ता कायम रहता है। मेरे बहनों यहाँ पर रहते हैं, मेरे बहनों के बच्चे यहाँ पर रहते हैं, मेरे दामाद यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे, तो और मेरे रिश्तेदार रहते हैं बहुत सारे यहाँ पे। और फिर जो मैं कार्यकर्ता नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तकरीबन मेरे पास आज की तारीख में मुमरा कौसा में सबसे बड़ी टीम मेरे पास है। तकरीबन मेरे पास 44 टीम है। एक टीम में 12 से 15 लोग हैं। ये टीम मैंने आज नहीं बनाई, ये आज से 25 साल पहले मेरे वालिद साहब ने बनाई थी। 4 बिल्डिंग को लेकर के एक टीम बनाई, जिसे बूथ कमेटी भी कहते हैं लोग आजकल, मगर वो बूथ उस ज़माने में बूथ कमेटी नहीं होती थी। एक टीम थी जब 4 बिल्डिंग की जिम्मेदारी मेरे वालिद साहब ने उनको दी थी, वो आज तक के कायम है, आज तक चली आ रही है। ये 44 टीम के अंदर तकरीबन 516 लोग काम करते हैं। और कैसा काम करते हैं, ये कोई पैसे के लिए या कोई लालच के लिए काम नहीं करते कि राजू भाई से हमको कुछ पैसा मिल जाएगा या राजू भाई हमारे को खाना खिला देंगे ढाबे पे ले जा करके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। हाँ, ये सोशल वर्क करते हैं, इनको एक शौक है। एक इनको ऐसा है कि हम सोशलाइज होकर के थोड़ा सा हमारे माशरे के अंदर किस तरीके से अच्छे से काम कर सके, इसलिए वो हमारे से जुड़े रहते हैं और जुड़े हुए हैं। आज कई ज़माने से जुड़े हुए हैं। 25 साल में बहुत बड़ा अरसा होता है, 2.5 डिकेड का अरसा हो गया। 2.5 डिकेड से हमसे जुड़े होने के बावजूद हमारा उनके आपस में जो गठजोड़ है, जो हमारा आपस में एक इमोशनल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, वो ऐसा बॉन्ड है वो किसी के तोड़ने से टूटने वाला नहीं है। तो उनको लेकर के हम सारे काम करते हैं। अपना जो गुरु बताया नईम खान साहब को, जी, नईम खान काफ़ी सियासत में सरगर्म रहे, लेकिन अभी एकदम से वो खामोश हो गए हैं जी। क्या उसमें ऐश फैक्टर है या कुछ दूसरी चीज़ है इसमें वो खामोश हो गए? शेर देखो, कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान को बूढ़ा तो होना पड़ता है। मैं कहूँगा शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर ही कहलाता है, और वो शेर ही है। मैंने उनके बहुत सारे वाक्य में बता नहीं सकता मैं आपको, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मैंने आपको कभी वाक्य सुनाऊंगा उनके बारे में। कि एक मरतबा हमारे नईम खान साहब महापौर थे, एक कमिश्नर थे, IAS ऑफिसर थे, म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उनका नाम था शाकलकर। उस शाकलकर साहब का और नईम खान साहब का थोड़ा सा वाद हुआ, जातिवाद हुआ, मैं ये बोलूँगा जातिवाद हुआ। थोड़े से पार्शल थे, थोड़ा सा उनको क्या मुझे क्या पता है क्या वजह थी कि उनको थोड़ा सा मुसलमानों से एलर्जी थी। नईम खान साहब के साथ में हम लोग सुधाकर राणा साहब उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, हम गए वहाँ पर। ये राइट से पहले की बात है, बॉम्बे 92 राइट से पहले की बात है। हम वहाँ पर गए और जा करके उनसे कहा कि साहब आज या तो हमारा राजीनामा लीजिए या तो उसे आज से आज बदली कीजिए। और अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, उसी शाम को हमने शाकलकर की बदली करवा करके लेकर आई। ये 1992 की बात है, आप जाके नईम खान साहब से पूछ सकते हैं। तो वो जलवा रहा है उनका। अभी जैसे आपने बताया जो आपकी उपलब्धियाँ गिनाई आपने, इस वार्ड के डेवलपमेंट में अभी क्या काम रह गया जो आपसे नहीं हो पाया है या आपने नहीं किया है? देखो, बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। जैसे कि अभी हमारा सिल्वर पार्क का एक नाला है, मैं चाह रहा हूँ वो परिसर जो जहूर चाल का हिस्सा है, जो कुलसुम मंजिल का जो हिस्सा, जो कुलसुम मंजिल टूट करके आज वहाँ पर नाजिस प्लाजा बन गया है। ऐसे वो जो पट्टे के अंदर जो छोटे मोटे जो हमारे वाटर लॉगिंग हो रही थी, उस वाटर लॉगिंग किस तरीके से निष्कासित किया जाए, पानी निकालने की कोशिश की जाए, उसके लिए हमने एक नाले का प्रपोजल डाला था। मंजूर हो गया, टेंडर भी कॉल हो गया, मगर महानगर पालिका से पैसा ना होने की वजह से वो काम अटका हुआ है। पिछले 2-3 साल से, जब से पैंडेमिक चालू हुआ, जब से वो अटका हुआ है। 2020 में मेरा नाला वो मंजूर हो चुका था। उसी तरीके से हमारा चरनीपाड़ा का नाला
बिट्स एंड पीसेस में बन रहा है। अभी छोटा सा काम एक और चालू है अभी, वो हमारे यहाँ के एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, उसको काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। वो वहाँ पर 2 करोड़ की निधि से भी वो काम कर रहे हैं। और भी कुछ काम ऐसे बाकी है, जैसे हमारा ग्रीन पार्क का एक नाला है, उसका काम बाकी रह गया है। हमारा जो ये रोड है, आप देखेंगे बाईपास जो हमारा वाई जंक्शन है, यहाँ से हमने एक पैरेलल एक सर्विस रोड बनाया है। ये सर्विस रोड जो है वो हमारे रशीद कंपाउंड के सबवे पे आके ख़त्म हो जाता है। इस रोड को हमें आगे तक के ले जाना, सैनिक नगर के सबवे तक के, ये काम पेंडिंग रह गया है। हमारे यहाँ कहीं पर बहुत सारी जगहों पर स्ट्रीट लाइट्स की कमी है, जिसकी वजह से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं वो उस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर ईव टीजिंग है, मॉलेस्टेशन वगैरह करते हैं या ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो उनको किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए हमें वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे जो हाउस टू हाउस कनेक्शन है, जिसका भी टेंडर कॉल हो गया, हमारे राजू खराडे करके कॉन्ट्रैक्टर हैं, खराडे एंड एसोसिएट्स करके, उनको लगा हुआ है, वो काम कर रहे हैं, एट अ स्नेल स्पेस कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे वो फास्ट काम हो जाए, ताकि सारे जो बिल्डिंगों के सेप्टिक टैंक्स है वो सब बंद हो जाएँ और सारा पानी जो है हमारा यहाँ से जो गलीच पानी है, मतलब जो सैनिटेशन का जो पानी है, जो हमारा गटर का पानी है, वो उसके ज़रिए जुड़ के हाउस हाउस कनेक्शन के ज़रिए जुड़ करके सीधा एसटीपी प्लांट तक के पहुँचे। पिछले 15 साल से मैं देख रहे हैं कि इस शहर ने एक ही पार्टी को जिता करके मैक्सिमम मेजॉरिटी में कॉरपोरेटर दिए। इस शहर का एमएलए भी है, जिसका ये कहना है कि मुमरा वालों का हम पर इतना एहसान है कि अगर हम अपने चमड़े जूती बना के उनको पहनाए तो कम है। नहीं, आजकल तो नहीं बोलते ऐसा, कभी का डायलॉग रहा उनका, कभी का रहा डायलॉग, तो आजकल नहीं बोलते हैं। क्या इतने मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी मुमरा शहर का वो विकास हुआ है जो होना चाहिए? बिल्कुल नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि कहीं ना कहीं एक बात बोलूँगा आपसे मैं कि मुमरा कौसा के तकरीबन 23 नगर सेवक हैं। 16 नगर सेवक जो हैं वो मुमरा प्रभाग समिति में आते हैं और 7 नगर सेवक जो हैं वो दीवा प्रभाग समिति आते हैं। 29 नंबर का प्रभाग और मेरा 33 नंबर का प्रभाग, ये हम दीवा प्रभाग समिति में, सब मिलाकर के 23 नगर सेवक हैं। इन 23 नगर सेवकों में 14 नगर सेवक मुसलमान हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आज क्या हमारे पास वो उर्दू लाइब्रेरी का हमने ख्वाब देखा था, पूरा हो पाया? क्या हमने इस्लामिक कल्चरल सेंटर का ख्वाब देखा था, पूरा हो पाया? क्या हमने हज हाउस का ख्वाब देखा था, पूरा हो पाया? नहीं। उसी के साथ में जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आज आप मुझे एक बात बताइए, पूरे मुमरा कौसा में क्या शौचालय है? आज अगर आपको हाजत आ जाए, नेचर्स कॉल आ जाए, तो आप क्या करेंगे मालूम है? हम तो मुसलमान, हम तो मस्जिदों में जा सकते हैं, बेचारा हिंदू आदमी कहाँ जाएगा? वो थोड़ी मस्जिद में आकर सिंजा खाना यूज़ कर सकता है, तहारत खाना यूज़ कर सकता है। तो उनके लिए तकलीफ़ है, औरतों के लिए तकलीफ़ है, कोई शौचालय नहीं है। आज हमारे पास मुमरा कौसा सिंगल रोड है, एक ही रोड है जिससे एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, वो हमारा ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है। इस हाईवे के ऊपर हॉकर्स लोगों, क्योंकि जगह नहीं है तो बेचारे हॉकर्स लोगों को वहाँ पर लगाया जाता है। हर महीने उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। एक हॉकर जो बेचारा महीने भर में 20,000 15,000 रुपये कमाता है, वो जब कार्रवाई होती है तो उसको लॉस कर जाता है, फिर वो कर्जे में डूब जाता है, बेचारे परेशान हैं। आज तकरीबन मुमरा कौसा में 4,000 हॉकर्स हैं। एक एमएलए यहाँ 3 सेशन में एमएलसी भी रहे हैं, एमएलए भी हैं, आखिर उन्होंने क्या किया है शहर? ये तो आपने उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया मुमरा कौसा के लिए, क्योंकि जब जाहिर है कि उनका भी फंड आता होगा, उनका बजट आता होगा, तो शहर में दिखना चाहिए। उनका जो बजट आता है 2.5 करोड़ रुपया सालाना हर एमएलए को मिलता है, शायद ही मुमरा में उन्होंने वो बजट को कभी लगाया होगा, वो सिर्फ कलवा में लगता है। हम ये देखते हैं कि अगर जो डेवलपमेंट हम मुमरा में देखना चाहते हैं वो हमको कलवा में दिखता है। जी बिल्कुल, अगर हम कंपेयर करें तो मुमरा कलवा के माहौल में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे हर हिसाब से ना ट्रैफिक का मसला यहाँ पे है, ना हॉकर्स है, एवरीथिंग। आपको रोड पे स्ट्रीट लाइट भी सही नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या पब्लिक ने जो नुमाइंदे चुन के भेजे हैं वहाँ गलती की है, या पब्लिक को इन्होंने वादे दे के बहलाए हैं? देखो आपको एक बात बताऊँ मैं, हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, आज मुमरा कौसा में तकरीबन 90% हम लोग रहते हैं। आप अगर वोटिंग लिस्ट उठा के देख ले तो 63% हम लोग यहाँ पर वोटिंग लिस्ट के अंदर हैं। खाली मुमरा कौसा की बात करता हूँ मैं, तो 63% मुसलमान यहाँ पर हैं। मुसलमानों की बहुत बड़ी गलती क्या है कि हमारे अंदर सियासी शऊर नहीं है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। कैसे पैदा हुआ ये? इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें घर घर, गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ पर जा के लोगों को पॉलिटिकल मैच्योरिटी के बारे में समझाना पड़ेगा। आपने जो पहला सवाल किया मुझसे कि कलवा में आपको फ़लानी चीज़ दिखती है और यहाँ पर नहीं दिखती है। कलवा में हॉकर्स प्लाजा बन के रेडी है, आज उसको यूज़ किया जा रहा है। कलवा के अंदर प्लेग्राउंड रेडी है, कावेरी सेतु रेडी है, कलवा का फ्लाईओवर रेडी है, ताकि सारा कंजेशन ख़त्म हो गया। कलवा के अंदर पार्किंग प्लाजाज रेडी है, पार्किंग प्लेसेस ऑड एंड इवन पार्किंग रेडी है। आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं कि वहाँ पे रिक्शा के भी स्टैंड बना दिए गए हैं, रिक्शा के बेस बना दिए गए हैं, जिस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है। मगर मुमरा में क्यों नहीं, उसकी वजह क्या मालूम है आपको? एक शख्स ने कहा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बोले मुमरा के लिए हमको क्या ज़रूरत है काम करने की, वहाँ तो पैसा फेंको और हमको वोट मिल जाते हैं। तो ये उनकी सोच गलत है। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं मेरे सामने बहुत दिग्गज लोग हमेशा इलेक्शन लड़े हैं, मेरे से ज़्यादा ताकतवर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा पैसा उनके पास रहा है, मुझसे 10 गुना ज़्यादा पैसा उन्होंने खर्चा किया। मगर रशीद कंपाउंड के लोगों को सलाम है
कि वो लोग उस पैसे को ठुकराते हैं और मुझे जिता करके लाते हैं। तो यही बात पूरे मुमरा कौसा पे लागू होती है कि मुमरा कौसा के लोग पैसा नहीं लेते हैं, वो चंद कार्यकर्ता, चंद जो मालूम है ना आप लोगों को एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो नाके नुक्कड़ पे खड़े रह के पटेली करते हैं, ये वो लोग पैसा लेते हैं। मुमरा कौसा की कोई जनता कभी पैसा लेकर के वोटिंग करती नहीं है, मगर चूंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा नुमाइंदा मिल रहा है कि थोड़ा सेकुलर है, थोड़ा सा मुसलमानों के लिए बोलता है, मुसलमानों के हक के लिए बोलता है, बड़े का खाता है, तो लोग उसके अंदर ही खुश थे। हमारी शादियों में आ जाता है, हमारी खतना पर आ जाता है, हमारे केक की ओपनिंग पर आ जाता है, इसी को लोग विकास समझ लेते हैं और इसी पर लोग खुश हो जाते हैं। क्या अभी ये आगे आने वाले थाने महानगर पालिका का चुनाव है, फिर उसके बाद असेंबली है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट का, क्या इस बार ये पॉलिटिकल समीकरण चेंज होगा? ये तो मुमरा की जनता से अभी पूछना आप चाहिए। देखिए, हमने ये अब तक देखा कि जब से महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी है और शिंदे ग्रुप आकर के हावी हुआ जी। है, मुमरा में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा फ़र्क तो पड़ चुका है। मैं आपको दिखा दूं, आज मेरे पास तीनों कॉपी है मेरे पास यादी की। पिछले 6 महीने में 100 करोड़ रुपया दिया उन्होंने मुमरा के लिए, सिर्फ मुमरा कौसा के लिए 100 करोड़ रुपया। छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। लोग 5-5 साल लगा देते हैं 100 करोड़ लाने के लिए, हमने 6। किस्मत में जाएगा ये। इसके अंदर बहुत सारे काम हैं, जैसे हमारे यूटीडब्ल्यू के रोड्स हैं, गटर है, नाले हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, कब्रिस्तान के काम हैं, स्कूल, म्यूनसिपलिटी स्कूल के काम हैं, सब बहुत सारे अलग अलग काम हैं जो कई सालों से पेंडिंग है। और हम कई मरतबा चिल्ला करके रह गए। हमारी सत्ता थी, हमारी सरकार थी, एमवीए की सरकार थी, मगर कानों में जू नहीं रहेंगी। जो कब्रिस्तान पे अभी आपने पिछले दिनों एक पार्टी ने एक स्कैंडल उजागर किया था कि कब्रिस्तान का जो भी पैसा आया था वो एक वार्ड के सारे कॉर्पोरेट मिलकर खा गए। बाद में उन्होंने उसका जो है खंडन किया और कुछ टेक्निकल मतलब की उसमें बताई। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं पहले तो आपको एक बात बताऊँ नदीम भाई, कि एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारे लोगों के अंदर कि पैसा, जो फंड का जो पैसा है वो नगर सेवकों के हाथ में आता है। ऐसा नहीं है। हम सिर्फ हमारा लेटर दे सकते हैं महानगर पालिका को कि फ़लाना काम जो है वो इस तरीके से किया जाए, या यहाँ पर इस फंड को यूटिलाइज़ किया जाए। उस फंड को किस तरीके से काम कहाँ पर लगाना, उसका टेंडर किस तरीके से कॉल करना, टेंडर लगने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना, और एग्जीक्यूशन होने के बाद उसका बिल देने का पूरा सारा काम जो है वो थाने महानगर पालिका का है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा आवे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आवे, चाहे कहीं का भी पैसा आवे, एग्जीक्यूशन करने का काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही करती है। अभी मैंने आपको बताया ना, जो 100 करोड़ का काम आया हुआ है, ये 100 करोड़ का काम भी महानगर पालिका ही देखेगी। तो कहीं अगर करप्शन होगा तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो थाने महानगर पालिका को जाती है, ना कि किसी नगर सेवक को जाती है। अपोजिशन जो ब्लेम करे, अपोजिशन गलत कर रही है। मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ इस बात को कि नगर, देखो आपको एक बात बता देता हूँ मैं, करप्शन होता है, कहाँ होता है करप्शन आपको बताता हूँ मैं कैसे होता है। जब हम किसी बड़ी ओहदे पर, बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं तो हमें हर चीज़ मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे नगर सेवक इतनी पहुंच उनके पास नहीं है कि वो 20 करोड़ के और 15 करोड़ के टेंडर को मैनेज कर सकें। ये आप समझ रहे हैं मैं किसी तरफ इशारा कर रहा हूँ। वो मैनेज करते हैं, वो अपने भाई, भतीजे, ड्राइवर, फलाने ढमाके घर में काम करने वाले को टेंडर देते हैं और टेंडर को मैनेज करके उनको काम करवाते हैं। 50 का काम करते हैं और 100% बिल निकलवा लेते हैं। ये हकीकत है। ये मुमरा कौसा के लिए भी लागू है, ये कलवा के लिए भी लागू है, ये थाना के लिए भी लागू है, और ये काम हो रहा है। मुमरा कौसा में तो दबा करके हो रहा है ये काम कि 50% काम करते हैं और 100% बिल निकाल लेते हैं। इसमें नगर सेवक को क्या मिलता है आपको मालूम है? आज आपको बता देता हूँ मैं। आज आप किसी भी नगर सेवक के घर ऑफिस पे चले जाएँ, उनकी ऑफिस बंद मिलेगी आपको। उसकी वजह क्या मालूम है आपको? जब नगर सेवक के पास 1 रुपया ऊपर से आ नहीं रहा है, तो जब एक आम आदमी जो होता है, जब उसके पास तकलीफ आती है ना, उसको स्कूल का फीस भरना है, हॉस्पिटल का बिल भरना है, राशन ख़त्म हो गया, राशन नहीं है, घर में फाके कशी है, खाना नहीं है, तो किसके सबसे पहले पहुँचता है? वो किसी आमदार खासदार के पास नहीं पहुंचता है। वो सबसे पहले अपने स्थानिक नगर सेवक के पास पहुंचता है। वहाँ जाके वो गुहार लगाता है कि भाई मेरी ये तकलीफ़ है, मेरी तकलीफ़ दूर करो, और नगर सेवक उसके ऊपर बैठ करके उसको मदद करने की कोशिश करता है। आप मेरी ऑफिस पर आकर के देखेंगे, आप मेरे ऑफिस पर कभी भी आकर के देखें, हमेशा मेरे ऑफिस पर 25-50 लोग बैठे रहते हैं काम के लिए। क्यों बैठते हैं? क्योंकि हम ईजिली अप्रोचेबल हैं। लोग हमारे पास आसानी से आ सकते हैं, हमारे से अपने दुख दर्द बांट सकते हैं, हमारे से तकलीफ़ के लिए मदद मांग सकते हैं, और हम करते हैं। मगर आज ये हाल हो गया है कि नगर सेवक कड़का हो गया बेचारा। एक सीधा सवाल नहीं बल्कि इल्ज़ाम है जो आमतौर आज जनता में भी काफ़ी ज़्यादा ये फैला हुआ है कि इस इलेक्शन में आपको ज़्यादा चांसेस है कि आप शिंदे गुट से जो है आप इलेक्शन लड़ेंगे और उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आपको एक बात बता दूं, मैं हमेशा मेरे इंटरव्यूज़ में या मेरे फेसबुक लाइव पर मैं एक बात कहता हूं कि नेता कौन बनाता है मालूम है आपको? नेता को बनाती है जनता जनार्दन। आप जनता जनार्दन को धोखा दे करके बड़े नेता कभी नहीं बन सकते हो। और मेरा ये विश्वास है कि रशीद कंपाउंड में जब भी मैंने इलेक्शन लड़ा है, पिछले 5 बार से लड़ रहा हूँ, 5 बार जीता है माशाल्लाह, बड़े मार्जिन से जीता है। इस बार तो रिकॉर्ड किया मैंने, 3700 के मार्जिन से जीता है ना, और बड़े बड़े कैंडिडेट के सामने हमने इलेक्शन जीता। तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे इलाके के लोगों का कमाल है। मेरे इलाके के जो लोग हैं उनको मेरे ऊपर अटूट विश्वास है,
उनको मालूम है कि हम इनके साथ में रहेंगे तो ये हमें धोखा नहीं देंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी जनता आपको- कहेगी। जो भी आपको आपकी पॉपुलरिटी आपके पर्सनालिटी के ऊपर है, पार्टी बेस पे नहीं है। पार्टी बेस पे नहीं है, हमारे इलाके के लोगों के ऊपर है। हमारे इलाके के लोग जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, अगर वो अच्छा होगा ज़रूर उसके ऊपर मैं अमल करूँगा। आप क्या शेंडे ग्रुप में जाएंगे? मैं ये नहीं समझता, मैं आपने अपने सिंपल समय तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ कि जो मेरे इलाके के जो लोग हैं, जो उनकी राय होगी, जो उनकी चाह होगी, वही मेरी राह होगी।